बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज डॉक्टर फरजाद फ्रॉम कैरियर कोचिंग सेंटर। अगर आप लोग मेरी आवाज़ को सुन पा रहे हैं तो मुझे रिस्पांस दे दें चैट बॉक्स में, ताकि फिर हम आगे प्रोसीड कर सकें। चले बेटा, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर के अंदर अगर मैं बात करता हूँ तो हमने टॉपिक जो स्टार्ट करना था वो था रेगुलेटरी फंक्शंस ऑफ किडनी। और आपको बताया था कि रेगुलेटरी फंक्शंस ऑफ किडनी किडनी किस तरह से हमारी बॉडी के अंदर फंक्शंस को रेगुलेट करती है, किस तरह से हमारी बॉडी के अंदर फंक्शंस को परफॉर्म करती है। ये हमने स्टडी करना था। इसके ऊपर पूरा लॉन्ग क्वेश्चन आता है, बेइंतहा यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन निकलते हैं। तो ये सारी बातें जो है बहरहाल हमने स्टडी करनी थी। तो और ये दूसरे जो है नाम से भी आ सकता है, इसको हम स्टेप्स ऑफ यूरिन फॉर्मेशन भी कह सकते हैं। ये हमने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर बताया कि भाई आप इसको स्टेप्स ऑफ यूरिन फॉर्मेशन भी कह सकते हो। तो ये आपके पास स्टेप्स ऑफ यूरिन फॉर्मेशन के नाम से भी आ सकता है, ठीक है। तो इसके अंदर अगर मैं बात करता हूँ तो लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको पहला स्टेप था फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन तक मैंने आपको पढ़ा दिया था। इस पे हमारी बात भी हुई थी कि अगर आप फिल्ट्रेशन की बात कर रहे हो तो फिल्ट्रेशन क्या है, एक प्रोसेस है। और इस प्रोसेस में क्या होगा, चीजों को सेपरेट किया जाता है। कैसे सेपरेट किया जाता है, आपको बताया गया था कि भाई ये आपके पास जो एक स्लाइड थी और इसमें मैंने कहा था ये ग्लोमेरुलस है, दिस वन इज ग्लोमेरुलस एंड दिस वन इज पूमेंस कैप्सूल। और ग्लोमेरुलस में जहां से ब्लड आता है उसको आप एफेरेंट आर्टरियोल कहते हो, और जहां से ब्लड एग्जिट होता है ग्लोमेरुलस से इसको आप ईफेरेंट आर्टरियोल कहते हो, ठीक है। तो एफेरेंट आर्टरियोल जो है वो क्या था, उसका डायमीटर ज्यादा था। ईफेरेंट आर्टरियोल की बात करें तो इसका डायमीटर कम था। तो ब्लड एफेरेंट आर्टरियोल से ज्यादा आ रहा था, ईफेरेंट से कम जा रहा था। नतीजा क्या निकल रहा था, स्टेसिस हो रही थी, स्टे हो रहा था ब्लड का ग्लोमेरुलस कैपिलरीज के अंदर। जब ब्लड में ग्लोमेरुलस कैपिलरीज का एक्युमुलेशन हुआ तो अंदर प्रेशर बढ़ गया, जिसकी वजह से एक फ्लूइड लीक आउट करके ग्लोमेरुलस से कहाँ आ गया, बुमेंस कैप्सूल में। या मैं ये कह सकता हूँ कि सेपरेट होके ग्लोमेरुलस से कहाँ आ गया, बुमेंस कैप्सूल में आ गया। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज फिल्ट्रेशन, while the fluid that has to be filtered from the glomerulus into Bowman's capsule is called as ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। उस फ्लूइड को आप क्या नाम दे रहे हो, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का नाम दे रहे हो, ठीक है बेटा। तो यहाँ तक मैंने आपको कल पढ़ाया था, कल से मुराद लास्ट लेक्चर के अंदर, और बताया था ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में आपको क्या क्या मिलेगा। उसमें आपको वाटर मिलेगा, उसमें आपको कार्बोहाइड्रेट, अमाइनो एसिड्स, लिपिड्स, मिनरल्स, विटामिन्स और नाइट्रोजनस वेस्ट मिलेंगे। ये सारी बातें हमने आपको लास्ट लेक्चर में बता दी थी। अगर आपको ये सारी बातें याद हैं तो फिर हम आगे चलते हैं। भाई रिस्पांस दे दें जरा, याद है या नहीं है? है भाई? चलें आगे अब। चलो, अब जो इसका सेकंड स्टेप है वो सेकंड स्टेप क्या है, रीएब्सॉर्प्शन। अब जो है वो बात जो है आपका रीनल कार्पसल से निकल के रीनल ट्यूब्यूल पे आ गई है, ठीक है। अब रीनल ट्यूब्यूल की हम बात करते हैं तो आपको बताया था रीनल ट्यूब्यूल्स में कितने ट्यूब्स होते हैं, तीन ट्यूब्स होते हैं मेनली। एक होता है प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल, याद करो जब नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ाया था तो कहा गया था भाई एक ट्यूब जो है वो लूप ऑफ हेनले से पहले होती है, जो कॉइल्ड वीवी होती है, उसको हम क्या नाम दे रहे हैं, प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल। और एक होती है जो लूप ऑफ हेनले के बाद होती है। अब वो लूप ऑफ हेनले के बाद है तो उसको हम क्या नाम दे रहे थे, डिस्टल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल और डिस्टल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल के बीच में लूप ऑफ हेनले था,
ठीक है, ये याद याद होगा ना भाई। अब देखो, नंबर टू इज रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन से मुराद क्या है? री कहते हैं अगेन, दोबारा। कहते नहीं भाई रीप्ले, यानी दोबारा प्ले करो। ठीक है, इसी तरह रीजनरेट, यानी दोबारा जनरेट करो। इसी तरह यह है री एब्जॉर्प्शन, यानी दोबारा एब्जॉर्ब किया जा रहा है। अब भाई एब्जॉर्ब तो उसे किया जाएगा ना जो फिल्टर हुआ, जो सेपरेट हो गया, अब उसको दोबारा एब्जॉर्ब कर रहे हैं। अब सेपरेट होके जो आया था फ्लूइड, उसका नाम क्या था? उसका नाम था ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। अब देखें, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट की मैंने आपको बताई थी कंपोजिशन, ये पिक्चर देख लो भाई। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट की मैंने आपको क्या बताई है? कंपोजिशन बताई थी। क्या बताई है भाई फिल्ट्रेट की कंपोजिशन? ये देखो, ये लिखा हुआ है कि उसके अंदर जो है आपके पास वाटर भी मौजूद है। उसके अंदर अगर हम देखें तो मिनरल्स भी मौजूद हैं। उसके अंदर अगर हम देखें तो न्यूट्रिएंट्स भी मौजूद है, जैसे ग्लूकोज हो गया, अमाइनो एसिड्स हो गए, फैटी एसिड हो गया, ये सारे नाम आप लोग सुन के आए हो। तो ये न्यूट्रिएंट्स भी मौजूद हैं। उसमें अगर हम देखें तो नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट भी मौजूद है। ठीक है, ये सारी चीजें उसमें मौजूद है। अभी हम पढ़ रहे हैं एक्सक्रीशन इन मैन। ठीक है, किडनी का फंक्शन क्या है? एक्सक्रीशन है। जब आप किडनी का फंक्शन पढ़ रहे हो, आप जो है एक्सक्रीशन पढ़ रहे हो, तो भाई एक्सक्रीशन में तो मैं सुन के आया हूँ कि सिर्फ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव होता है। अगर मैंने वाटर भी रिमूव कर दिया तो मेरा तो हो गया काम। अगर मैंने ये ऐसे ग्लूकोज भी रिमूव कर दिया बॉडी से तो हो गया काम। अगर मैंने अमाइनो एसिड और मिनरल्स को रिमूव कर दिया तो तब भी काम हो जाएगा। असल में हमने सिर्फ किसको रिमूव करना है? हमने नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करना है। बाकी जो इंपॉर्टेंट मटेरियल हैं, उन इंपॉर्टेंट मटेरियल को दोबारा से रीअब्सॉर्ब करना है। कहाँ रीअब्सॉर्ब करना है? ब्लड कैपिलरीज के अंदर। क्लियर हो गई बात? कहाँ पे अब्सॉर्ब करेंगे हम? ब्लड कैपिलरीज के अंदर रीअब्सॉर्ब करेंगे। और एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स और दूसरे इंपॉर्टेंट मटेरियल दोबारा रीअब्सॉर्ब होते हैं, उसको आप क्या नाम दोगे? रीअब्सॉर्प्शन का नाम दोगे। आई बात समझ में भाई? अभी मैंने आपको एक सिर्फ आइडिया दिया है कि रीअब्सॉर्प्शन होती क्या है, अभी बताई ही नहीं है कि कैसे होगी। सिर्फ आपको ये बताया है कि रीअब्सॉर्प्शन क्या होती है। अगर आपको रीअब्सॉर्प्शन के अंदर कोई मसला है उसकी डेफिनेशन में, तो भाई पूछ सकते हो मुझसे। अगर नहीं है तो हेडिंग डालो रीअब्सॉर्प्शन की और मुझे रिस्पांस दो फटाफट चैट बॉक्स के अंदर, जल्दी। चलें बेटा, अब फटाफट जो है रीअब्सॉर्प्शन की डेफिनेशन लिख लें। ठीक है, रीअब्सॉर्प्शन की डेफिनेशन लिखें। द प्रोसेस इन विच द प्रोसेस इन विच nutrients and other important material nutrients and other important material nutrients and other important material are returned। ठीक है, रिटर्न लिख के ईडी लगा दिएगा। are returned are returned are returned back into are returned back into circulation are returned back into circulation is called as is called as reabsorption is called as reabsorption। ठीक है, तो उसको आप क्या नाम दे रहे हो? रीएब्जॉर्प्शन का नाम दे रहे हैं। इज कॉल्ड एज रीएब्जॉर्प्शन। ठीक है, अब डेफिनेशन लिखने के बाद जो है आप सब हेडिंग डालने हैं मैकेनिज्म के।
ठीक है, पहले फिर हम मैकेनिज्म समझेंगे, उसके बाद लिखेंगे। हाँ भाई, डाल लिए हेडिंग। चलो भाई, अब जरा समझ लें आप लोग। ठीक है, अब देखें, मैंने आपको ये बताया था कि ब्लड सप्लाई होती है। ठीक है, और सबसे पहले तो जो है ये आपकी जो है रीनल आर्टरी थी। ठीक है, ये जो पोर्शन में मार्क कर रहा हूँ, ये आगे जाके आर्टरियोल बनाती है, एंड दिस आर्टरियोल इज कॉल्ड एज एफेरेंट आर्टरियोल। ठीक है, ये दिस वन इज एफेरेंट आर्टरियोल। तो एफेरेंट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये ग्लोमेरुलस के अंदर ब्लड लेके आ रहा था, और वो आर्टरियोल जो कि ग्लोमेरुलस से ब्लड लेके वापसी जा रहा होता है, दिस वन। ठीक है, अब आप देख सकते हो, इसमें आपको वाज़ह नजर आ रहा है कि यहाँ से ये एफेरेंट आर्टरियोल काफी चौड़ा है, और ई फेरन आर्ट्रियोल जो है डायमीटर में कम है। तो ये ए फेरन आर्ट्रियोल है, और दिस वन इज ई फेरन आर्ट्रियोल। और फिर ये ई फेरन आर्ट्रियोल आगे जाता है, ये इस तरह से आगे जा रहा है। अब देखें, ये आगे जाके किसको सप्लाई दे रहा है? ये जाके सप्लाई दे रहा है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। तो दिस वन इज प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। ठीक है, तो इसको आप प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल कह रहे हैं, एंड दिस वन इज डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। ठीक है, तो ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहला रहा है। अब वो ब्लड कैपिलरीज जो जाके प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल को सप्लाई दे रही हैं, इसको हम क्या नाम देते हैं? इसको हम नाम देते हैं पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज। ठीक है, इसको आप क्या नाम दोगे? दिस वन इज कॉल्ड एज पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज। ठीक है, तो दिस कैपिलरीज वुड बी कॉल्ड एज पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। पेरी का मतलब होता है अराउंड। किसके अराउंड है? टिब्यूल्स के अराउंड है, दैट्स व्हाई इसका नाम क्या रख दिया? पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। तो ये जो आप देख रहे हैं पिक्चर के अंदर, तो ये रेड कलर की है, तो दिस वन इज पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। और नीचे आए तो ये आपको पर्पल कलर की कैपिलरी नजर आएंगी, दिस वन। और ये लूप ऑफ हैनले को सप्लाई दे रही है। ठीक है भाई, ये आप देख रहे हैं ना भाई, ये क्या है? ये जो है लूप ऑफ हैनले को सप्लाई दे रही है, एंड दिस कैपिलरीज दैट आर सप्लाइंग लूप ऑफ हैनले आर कॉल्ड एज वेजा रेक्टा। ठीक है, इसको आप क्या नाम देते हैं? इसको आप नाम देते हैं वेजा रेक्टा। वेजा निकला है वेसल से। ठीक है, और रेक्टा निकला है रेटिक्यूलम से। रेटिक्यूलम हम कहते हैं नेटवर्क को, वेसल्स हम कहते हैं ब्लड वेसल्स को, यानी ब्लड वेसल्स का नेटवर्क। तो आप देख रहे हो कि कैपिलरी का नेटवर्क है जो लूप ऑफ हैनले के अराउंड है, एंड दिस नेटवर्क इज कॉल्ड एज वेजा रेक्टा, एंड दिस कैपिलरीज आर कॉल्ड एज पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। ठीक है बेटा, तो मैं अगर आपको ब्लड सर्कुलेशन बताऊं, रीनल आर्टरी से आएगा ब्लड किडनी के अंदर, रीनल आर्टरी से कहाँ जाएगा? एफेरेंट आर्टरियोल, एफेरेंट आर्टरियोल से कहाँ जाएगा? ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस से कहाँ आएगा? इफेरेंट आर्टरियोल, इफेरेंट आर्टरियोल से कहाँ आएगा? पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। और देन आप देख रहे हैं पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज किस में खुल रही हैं? वेजा रेक्टा में। और वेजा रेक्टा से फिर कहाँ चले जाएगा? रीनल वेन से निकलेगा और फिर दोबारा हार्ट की तरफ जाएगा। आई बात समझ में? ब्लड किस तरह से सर्कुलेट कर रहा होता है? जरा रिस्पॉन्स दे दें भाई, ताकि मुझे पता चलता रहे कि भाई आप लोग जाग रहे हैं, सिर्फ मैं खामा खा नहीं बोल रहा। और लोग भी रिस्पॉन्स दे दें भाई। चलो, अब देखो, जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, ये जो ग्रीन कलर के एरो बने हुए ना, ये शो कर रहे हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट को। ठीक है, तो ग्लोमेरुलर से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट आ गया कहाँ पे? वुमेन्स कैप्सूल में। ठीक है, दिस वन, ये वुमेन्स कैप्सूल है। ठीक है, तो
ग्लोमेरुलर से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट निकल के आ गया कहाँ पे, ये निकल के आ गया वुमेन्स कैप्सूल के अंदर। और जब ये वुमेन्स कैप्सूल में आया तो इसके अंदर वाटर भी है, इसमें अमाइनो एसिड भी है, इसमें ग्लूकोज भी है, इसके अंदर दूसरे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स भी हैं, इसमें जो है आपका वेस्ट प्रोडक्ट भी है। ये सारी की सारी चीजें आपकी वुमेन्स कैप्सूल के अंदर हैं। अब ये सारे मूव करेंगे, ये मूव करके कहाँ पे पहुंचे, ये मूव करके पहुंचे प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल में। कहाँ पहुंचे बेटा, ये प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल में। ठीक है, तो प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल में पहुंचे तो कह रहे हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए यहाँ पे तकरीबन 55% इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स। अब इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स क्या क्या है, वाटर, मिनरल्स, इनकी 55% रीएब्जॉर्प्शन आती है। मतलब ये इस टिब्यूल से निकल के पेरिट्यूबुलर कैपिलरी में आ जाएगा। कैसे आएगा, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी में पहले ही ज्यादा है, इसमें कम है, और नेचर क्या चाहती है, हायर से लोअर में जाए। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे लोअर से हायर में जा रहा है। तो इसके लिए आपको क्या देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा अमाउंट में एनर्जी देनी पड़ेगी। एंड द एक्स्ट्रा अमाउंट में एनर्जी जो हम देंगे वो एटीपी की फॉर्म में देंगे। तो जहाँ पे हमें एक्स्ट्रा अमाउंट में एनर्जी देनी पड़ती है तो उसको आप क्या नाम देते हो, एटीपी का नाम देते हो। तो एटीपी आपको देना पड़ेगा। जब आप एटीपी दे रहे होंगे तो इस प्रोसेस को आप क्या कहेंगे, एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन का नाम देंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मुझे एटीपी खर्च करना पड़ा। ठीक है बेटा, तो यहाँ से तकरीबन 55% सारी रीएब्जॉर्प्शन हो जाती है। अब ये आपका ऑब्जेक्टिव बन सकता है, नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट है जहाँ पे मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन होती है। तो मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन कहाँ से होती है भाई, प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल से। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगी वाटर की, यहाँ पे मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगी मिनरल्स की, यहाँ मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगी बाकी न्यूट्रिएंट्स की भी। लेकिन दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक ग्लूकोज और एक अमाइनो एसिड। मैंने दो चीजों का नाम लिया है, किन दो चीजों का, एक ग्लूकोज और दूसरा अमाइनो एसिड। अगला जुमला जो बोलने जा रहा हूं उस पर जरा तवज्जो देना। मैंने जो दो नाम लिए हैं ग्लूकोज और अमाइनो एसिड का, ठीक है, ग्लूकोज और अमाइनो एसिड प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल से 100% रीएब्सॉर्ब हो जाते हैं। मतलब ये है कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में जितना भी ग्लूकोज होगा, जितना भी अमाइनो एसिड होगा, वो प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल, ठीक है, इसको हम पीसीटी कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल, वो पीसीटी से कहाँ आ जाएगा, ब्लड में आ जाएगा। आ रही है बात समझ में या नहीं आ रही है, बता दो मुझे जल्दी। भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जल्दी बता दें, इतने स्लो क्यों हैं आप लोग। ठीक है बेटा, तो जो ग्लूकोज है और अमाइनो एसिड है उसकी 100% रीअब्जॉर्प्शन कहाँ पे होती है, पीसीटी पे होती है, मतलब प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल पे। और बाकी जो रिमेनिंग न्यूट्रिएंट है उनकी 55% एब्जॉर्प्शन कहाँ हो जाएगी, पीसीटी पे हो जाएगी। कर चुका हूँ रिपीट बेटा, मैंने अभी रिपीट ही किया कि जो ग्लूकोज और अमाइनो एसिड है वो 100% रीअब्जॉर्ब हो जाता है प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल पे। और जो रिमेनिंग आपके न्यूट्रिएंट्स हैं वो मैक्सिमम रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे, लेकिन आगे भी उनकी रीअब्जॉर्प्शन होगी। चलो भाई, अब पीसीटी पे ग्लूकोज जितना भी था वो रीअब्जॉर्ब हो गया, अमाइनो एसिड जितना भी था वो भी रीअब्जॉर्ब हो गया, 55% वाटर रीअब्जॉर्ब हो चुका है और 55% मिनरल भी रीअब्जॉर्ब हो चुके हैं। अब जो बच्चा है फिल्ट्रेट उसके अंदर है क्या, उसमें वाटर है, मिनरल्स है और नाइट्रोजनस वेस्ट है। चलें, अब वो पीसीटी से कहाँ आएगा, वो पीसीटी से आगे आएगा। अब पीसीटी के बाद आगे आपके पास कौन सा सेगमेंट आता है, एक लूप आता है। ठीक है, ये लूप नजर आ रहा है, इसको आप क्या नाम देते हैं, लेम लूप ऑफ हैनले का नाम देते हैं। ये पार्ट क्या कहलाता है, दिस वन इज लूप ऑफ हैनले। अब जरा लूप ऑफ हैनले को देखो, ये यू शेप है, इसका एक लिम नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, नीचे क्या है, मेडुला है ना भाई। अब तुम लोग को मेडुला नहीं पता होगा, हालांकि पढ़ा चुका हूं मैं। बताओ जरा भाई, मेडुला क्या होता है, जल्दी।
और लोग भी बताएं भाई क्या होता है मेडुला। ठीक है, अगर हम किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं तो किडनी के इंटरनली अगर हम देखें तो दो पोर्शन होते हैं। ठीक है, एक आउटर पोर्शन होता है, आउटर पोर्शन इज कॉर्टेक्स, और एक इनर पोर्शन होता है। और इनर पोर्शन को आप क्या नाम देते हैं? इनर पोर्शन को आप जो है मेडुला का नाम देते हैं। ठीक है बेटा, तो ये मेडुला के अंदर जा रहा है। तो लूप ऑफ हेनले का वो लिम्ब जो नीचे की तरफ आ रहा है उसको हम कहते हैं डिसेंडिंग लिम्ब, और वो लिम्ब जो ऊपर की तरफ आ रहा है वो कहलाता है असेंडिंग लिम्ब। समझ में आ रही है बात? तो लूप ऑफ हेनले के दो लिम्ब हैं, दो पैर हैं। एक वो है जो नीचे की तरफ आ रहा है, दिस वन इज डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, एंड दिस वन इज ascending limb of loop of Henle। तो एक डिसेंडिंग लिम्ब है और दूसरा क्या है? असेंडिंग लिम्ब है। क्लियर हो गई बात? तो अब मुझे बताओ, जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट आ रहा था ये तो अंडरस्टूड है, कहाँ आएगा? लूप ऑफ हेनले में आएगा। अब ये बताओ कि पहले कहाँ जाएगा? डिसेंडिंग लिम्ब में जाएगा या असेंडिंग लिम्ब में जाएगा? अकल इस्तेमाल करके बताना, जल्दी बताओ। ठीक है बेटा, तो पहले जो है वो डिसेंडिंग लिम्ब के अंदर आएगा। ठीक है, उसके बाद फिर कहाँ जाएगा? असेंडिंग लिम्ब में। अब जरा यहाँ पे देखें, जब वो डिसेंडिंग लिम्ब में आएगा ना तो यहाँ से वाटर की रीएब्जॉर्प्शन होगी। ठीक है, ये जो डायग्राम में बनाया हुआ है ना कि असेंडिंग लिम्ब में दिखा रहे हैं, ये गलत है। तो डिसेंडिंग लिम्ब से क्या होगी? वाटर की रीएब्जॉर्प्शन होगी। यहाँ से वाटर रीएब्जॉर्ब किया जाएगा। और ये कैसे रीएब्जॉर्ब किया जाएगा? पैसिवली रीएब्जॉर्ब किया जाएगा। तो मैं यहाँ पे पी बना रहा हूँ, पैसिवली रीएब्जॉर्ब किया जाएगा। पीसीटी पे जो रीएब्जॉर्प्शन हुई है ये कैसी रीएब्जॉर्प्शन है? ये एक्टिव है। क्यों? क्योंकि यहाँ मुझे एटीपी देना पड़ा। ठीक है भाई, तो यहाँ पे जब हम डिसेंडिंग लिम्ब में जाएंगे तो वाटर की रीएब्जॉर्प्शन होगी, और ये रीएब्जॉर्प्शन कैसी होगी? ये पैसिवली होगी। उसके बाद अब बताओ जरा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में से मजीद वाटर कम हो गया, अब कहाँ जाएगा? ये बताइए जरा। हाँ भाई बताओ, अब कहाँ जाएगा? अब जाएगा असेंडिंग लिम्ब के अंदर। ठीक है भाई, अब जब ये असेंडिंग लिम्ब में आएगा ना तो असेंडिंग लिम्ब से री एब्जॉर्प्शन होगी मिनरल्स की। कौन से मिनरल्स की कह रहे हैं? यहाँ से सोडियम की री एब्जॉर्प्शन होगी। यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से पोटेशियम की री एब्जॉर्प्शन होगी। समझ में आ रही है बात? यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से कैल्शियम की री एब्जॉर्प्शन होगी। जितने भी इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं इनकी 55% रीअब्जॉर्प्शन तो पीसीटी पे हो गई थी। रिमेनिंग इनकी कहाँ होगी? असेंडिंग लिम्ब पे होगी। और ये रीअब्जॉर्प्शन अगेन कैसी है? ये एक्टिव है। इसके लिए आपको क्या देना पड़ेगा? एटीपी देना पड़ेगा। अब यहाँ से अच्छा खासा वाटर क्या कर गया? रीअब्जॉर्ब कर गया। अच्छे खासे यहाँ से मिनरल्स क्या कर गए? रीअब्जॉर्ब कर गए। अब डिसेंडिंग पे आया था, उसके बाद असेंडिंग पे आया फिल्ट्रेट। अब फिल्ट्रेट कहाँ आ जाएगा? अब फिल्ट्रेट पहुंच जाएगा डिस्टल टिब्यूल में। अब जब डिस्टल टिब्यूल में पहुंचा तो इसमें से मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन हो चुकी है। अमाइनो एसिड पूरा रीअब्जॉर्ब कर लिया गया है, ग्लूकोज पूरा रीअब्जॉर्ब कर लिया गया है, 90% वाटर रीअब्जॉर्ब कर लिया गया है, 90% मिनरल्स रीअब्जॉर्ब कर लिए गए हैं। अब बचा है क्या? है नाइट्रोजनस बेस फूड है, थोड़े से मिनरल्स और थोड़ा सा वाटर, ये बचा है। और वो कहाँ पे आया है? वो आया है डिस्टल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल में। आई बात समझे बेटा? अब देखें, डिस्टल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल में नॉर्मल हालात में कोई री एब्जॉर्प्शन नहीं होती। डिस्टल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल में नॉर्मल हालात में
कोई रीएब्जॉर्प्शन नहीं होती। ठीक है भाई। कब होगी रीएब्जॉर्प्शन? जब बॉडी के ऊपर स्ट्रेस होगा। अब जैसे स्ट्रेस कब आता है भाई? मिसाल के तौर पे आप फास्टिंग में, आप रोजेस हैं, पानी आप पी नहीं रहे। पानी जब आप नहीं पी रहे तो पानी की क्या है, शदीद कमी है। तो बॉडी क्या करेगी, हार्मोन रिलीज करेगी। ठीक है, बॉडी क्या करेगी, हार्मोन रिलीज करेगी। हार्मोन क्या होता है इस पर अभी हम बात कर लेते हैं। ठीक है। तो जहाँ पे डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे जो रीअब्जॉर्प्शन होगी, वो रीअब्जॉर्प्शन ऐसे नहीं होगी। उसके लिए क्या चाहिए होंगे, उसके लिए आपको हार्मोन चाहिए होंगे। ठीक है भाई, उसके लिए, उसके लिए आपको हार्मोन चाहिए। ठीक है बेटा। तो हार्मोन की प्रेजेंस में क्या होगी, रीअब्जॉर्प्शन होगी वाटर और मिनरल्स की ड्यूरिंग स्ट्रेसफुल कंडीशन। अगर बॉडी पे स्ट्रेस हो, अगर बॉडी पे स्ट्रेस नहीं है तो यहाँ कोई रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी। वो वाटर और मिनरल्स डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से कहाँ जाएगा, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से कहाँ पहुंचेगा, कलेक्टिंग डक्ट। और जब तक के कलेक्टिंग डक्ट तक पहुंचेगा, समझ में आ रही बात, तो वो क्या बन चुका होगा, वो बन चुका होगा यूरिन। और ये कलेक्टिंग डक्ट से यूरिन कहाँ चला जाएगा, रीनल पायरामाइड। याद करो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, वहां पे रीनल पायरामाइड था, तो ये कहाँ जाएगा, ये रीनल पायरामाइड में जाएगा। रीनल पायरामाइड से कहाँ जाएगा, माइनर कैलिक्स में जाएगा। माइनर कैलिक्स से कहाँ जाएगा, मेजर कैलिक्स में जाएगा। मेजर कैलिक्स से कहाँ जाएगा, रीनल पेल्विस में जाएगा। रीनल पेल्विस से कहाँ जाएगा, ये यूरिटर में जाएगा। यूरिटर से कहाँ जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा। यूरिनरी ब्लैडर से कहाँ जाएगा, ये फिर यूरिथ्रा के जरिए बॉडी से लॉस हो जाएगा। तो इस तरह से ये यूरिन बनेगा और निकल जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये हो गई रीएब्जॉर्प्शन। अगर इसमें कोई ऐसा मसला है तो आप पूछ सकते हैं, ताकि फिर मैं उसके बाद आपको लिखवाना शुरू करूं मैकेनिज्म को। बेटा अगर नेट डिस्कनेक्ट हो गया तो जब ये लेक्चर अपलोड्स होंगे डेली बेसिस पे, तो रिकॉर्डेड लेक्चर में आप लोग देख लिएगा। ठीक है। अगर कोई मसला नहीं है तो फिर मैं लिखवाना शुरू करता हूँ। मुझे रिस्पॉन्स दे दें चैट बॉक्स में। चलें भाई, लिखना शुरू करें। पॉइंट्स में लिखिएगा। ठीक है, जो मैकेनिज्म की आप लोग हेडिंग डाल लें, तो पॉइंट्स के अंदर लिखना शुरू करें। ठीक है, मोस्ट ऑफ द important nutrients, most of the important nutrients, most of the important nutrients get reabsorbed back, get reabsorbed back. Most of the important nutrients get reabsorbed back into peritubular capillaries, get reabsorbed back into peritubular capillaries, into peritubular capillaries, into peritubular capillaries actively, into peritubular capillaries actively. Into peritubular capillaries actively. चलें नेक्स्ट पॉइंट लिखें।
Then filtrate flows into descending limb of. Then filtrate flows into descending limb of loop of Henle. Then filtrate flows into descending limb of loop of Henle, where selective reabsorption of water, where selective reabsorption of water take place, where selective reabsorption of water take place, where selective reabsorption of water take place passively. लिख लिया भाई इतना? क्रुथलैंड क्वेश्चन कर रही है कि नॉर्मल सिचुएशन में डीसीटी में कोई एब्जॉर्प्शन नहीं होगी। हाँ, नॉर्मल हालात में नहीं होगी। अगर स्ट्रेस होगा तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन्स रीअब्जॉर्प्शन होती है। चलो भाई नेक्स्ट पॉइंट लिखे। आफ्टर दैट filtrate flows into ascending. After that filtrate flows into ascending limb of. After that filtrate flows into ascending limb of loop of Henle. Flows into ascending limb of loop of Henle, where active absorption of minerals take place, where active absorption of minerals take place. Where active absorption of minerals take place. Next point. Now filtrate. Now filtrate is transferred into DCT. कैपिटल में लिख लीजिएगा D, कैपिटल में C और कैपिटल में T। ये शॉर्ट फॉर्म है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल की। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल की। Now filtrate flows into DCT, where further reabsorption occur, where further reabsorption occur under the influence of, where further reabsorption occur under the influence of hormones, where further reabsorption occur under the influence of, under the influence of hormones, under the influence of hormones. Next point. Now the nitrogenous waste along with
some water and minerals. Now the nitrogenous waste along with water and minerals drain into drain into collecting duct drain into collecting duct drain into collecting duct through drain into collecting duct through collecting tubule through collecting tubules through collecting tubules फुल स्टॉप। इसके बाद जो है तीसरे स्टेप की हेडिंग डाल लें जो कि है सिक्रीशन। जल्दी, ट्यूबुलर सिक्रीशन। बेटा मुझे याद नहीं है मैंने ये पॉइंट क्या लिखवाया है, तो ग्रुप में अगर कोई जो है जिसने लिखा है कंप्लीट पॉइंट तो चैट बॉक्स में लिख दे ताकि जिन्होंने जो है नहीं लिखा वो उसको कंप्लीट कर लें। तीसरा स्टेप है बेटा ट्यूबुलर सिक्रीशन, उसी की हेडिंग डाल लें। चलें भाई, थैंक यू सो मच बच्चों। ठीक है, अनुषा ने भी डाल दिया है वो पॉइंट, अस्मा ने भी डाल दिया है, अलीजा ने भी डाल दिया है। थैंक यू सो मच। कॉपी कर ले भाई ये पॉइंट। हाँ भाई बच्चों, डाल दिया हेडिंग। चले भैया, ठीक है, बस लास्ट पॉइंट में लिखवा रहा हूँ, उसके बाद फिर जो है पहले समझ लें, उसके बाद फिर मैं क्लास ऑफ करता हूँ। देखो, जब हमारा फिल्ट्रेट जो है अपना असेंडिंग लिम्ब से होता हुआ, ठीक है भाई तवज्जो दीजिएगा इस पॉइंटर को, असेंडिंग लिम्ब से होता हुआ कहाँ पे पहुंचता है, ये पहुंचता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है, जहां मैंने मार्क किया। आप देख रहे होंगे इसके ऊपर ब्लू कलर से जो है वो क्या बने हुए हैं, एरो बने हुए हैं, और ऊपर ब्लू कलर के बॉक्स में लिखा हुआ है सिक्रीशन। ठीक है, होता ये है कि ये जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज हैं, इन पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज के अंदर इस दौरानिये में क्या बन के आ जाता है, लिवर से बन के आ जाता है एक नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट जिसको हम यूरिया का नाम देते हैं। तो यूरिया, इसके अलावा जो है H प्लस आइन,
ठीक है? ये प्रोटॉन्स हैं, ये एसिडिटी को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। अगर कम हो जाए तो बेसिसिटी को बढ़ा देंगे, ज़्यादा हो जाए तो एसिडिटी बढ़ा देंगे, ठीक है भाई? तो ऐसे सब्सटेंसेस जो बॉडी के अंदर यूज़लेस होते हैं, जैसे यूरिया हो गया, H+ आयन हो गया, तो इनको एक्टिवली, एक्टिवली का मतलब क्या है? कि आपको क्या देना पड़ेगा यहाँ पे? एटीपी देना पड़ेगा। एक्टिवली यहाँ पे ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या किया जाता है? सिक्रीट किया जाता है। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। कि जब जो है वो फिल्टर आउट होके नहीं आता यूरिया, बाद में बनता है, तो यूरिया H+ आयन मुसलसल कैपिलरीज से कहाँ सिक्रीट कर रहे होते हैं? डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर। यही वजह है कि इस स्टेप को क्या नाम दिया गया? ट्यूब्यूलर सिक्रीशन का नाम दिया गया। क्लियर हो गई बात? चलो अब लिखो जरा इसको। लिखे मैं ट्यूबुलर सिक्रीशन को। when filtrate when filtrate reached, REACHED, when filtrate reached at DCT, when filtrate reached at DCT, when filtrate reached at DCT, certain chemicals like urea, certain chemicals like urea and H+ ion are secreted, and H+ ion are secreted into distal tubule, into distal tubule, into distal tubule, comma लगाएं, process called as, process called as tubular secretion, process called as tubular secretion, process called as tubular secretion। चलें बेटा, इसको जो है वो फुल स्टॉप करते हैं। अब आखिरी स्टेप है, उसको इंशाल्लाह जो है थोड़ा टाइम लगेगा समझाने में, तो मैं उसको कंटिन्यू करूंगा अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आज का लेक्चर मैं यहाँ पे होल्ड कर रहा हूँ। आज के लेक्चर के हवाले से अगर आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हाँ भाई, कोई क्वेश्चन नहीं है। अभी बेटा हार्मोन्स को हम डिस्कस करेंगे अलग से। ठीक है, हार्मोन्स बस इतना याद कर लें कि केमिकल मैसेंजर होते हैं, ऐसे केमिकल जो कोई ना कोई मैसेज लेके आते हैं, उसको आप हार्मोन्स कहते हैं। और बता दें भाई। क्लियर है भाई बाकी सबको? चले, तो इंशाल्लाह फिर जिंदगी रही तो कल दोबारा मुलाकात होगी। और आज का लेक्चर मैं यहीं पे होल्ड कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह कल दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अपना ख्याल रखिएगा।